तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम आज टोटल 12 सेशन करेंगे और उन 12 सेशन में जो मेरा फेवरेट है, और मैंने टीम को बोला कि मैं इसी सेशन में यहीं से शुरुआत करूंगा, युवा राजनीति। क्योंकि राजनीति को अभी तक युवा उस तरीके से समझ नहीं पाए हैं कि देश के भविष्य के लिए राजनीति की समझ होना भी ज़रूरी है, राजनीति के बारे में जानना भी ज़रूरी है और देश के युवाओं को राजनीति में आना भी चाहिए। इसी विषय को लेकर हमने सेशन का नाम रखा है और आज हम आप दोनों से जानेंगे कि कैसे आज के युवा राजनीति में आएँ, क्या वो जो उनके सवाल होते हैं, जिन सवालों के जवाब उनको आसानी से नहीं मिलते हैं। अगर मैं जो मानता हूँ कि अगर मैं किसी के पास जाऊँ कि भैया मुझे ये चीज़ सीखनी है, तो वो मुझे थोड़ा बहुत तो बता देगा, लेकिन उसके पर्दे के पीछे के जो सीक्रेट्स होंगे वो नहीं बताएगा। तो मेरी आज आप दोनों से ये रिक्वेस्ट भी है कि आप वो कुछ सीक्रेट्स हमारे मंच से आज बताकर जाएं कि इस वीडियो के माध्यम से जब लोगों तक, युवाओं तक ये वीडियोस पहुँचें तो उनको भी लगे कि हाँ, मैं भी पार्षद बन सकता हूँ, मैं भी अध्यक्ष बन सकता हूँ, मैं भी विधायक बन सकता हूँ और मैं भी 35 साल की उम्र में राज्य मंत्री बन सकती हूँ। तो ये मैसेज जाना इस मंच से बहुत ज़रूरी है। तो हमारी आज कोशिश रहेगी कि इस मंच से ये मैसेज हम कन्वे करें। और आज के सेशन की शुरुआत हम प्रीतमा जी आपसे ही करते हैं। मेरा पहला सवाल यही है कि सबसे पहले आप युवा राजनीति के विषय में हम समझना चाहेंगे कि आज से 2 दशक पहले राजनीति में कहा जाता था कि छात्र राजनीति, बच्चे कॉलेज से निकलते थे, यूनियन के लीडर बनते थे और उसके बाद बड़े नेताओं की उन पर नज़र पड़ती थी और वो एक छात्र नेता से राजनेता बनते थे, ठीक है ना। फिर वर्तमान समय में सत्ताधारी दल वो चुनाव करती है, उस तरीके से चुनाव होता है एक नेता का। अगर कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, वो कैसे राजनीति में इंटर करे? मतलब उसका वो छात्र राजनीति में भी नहीं रहा है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में उस तरीके से नहीं रहा है, लेकिन वो एक्टिवली आना चाह रहा है, वो एक्टिव है लेकिन वो राजनीति में फ्रंट में आना चाह रहा है। तो वो कैसे आए राजनीति में? राजनीति में आना, उसके लिए स्वाभाविक है, राजनीति प्लेटफॉर्म है सभी के लिए, इसमें कोई विशेषता एक व्यक्ति नहीं। राजनीति में आना यानी आपको जन सेवा करने में रुचि होना चाहिए, लोगों की मदद करने की रुचि होनी चाहिए। पहला आधार तो ये होता है। दूसरा आधार, अगर आपके पास ये भाव हैं तो आप उसकी शुरुआत करें और उस शुरुआत के साथ आपको एक दल चुनना होता है, जिस दल के माध्यम से, चूंकि दलगत राजनीति यहाँ पर होती है, चुनाव होते हैं और हमारा पूरा का पूरा देश इससे जुड़ा हुआ है। तो नेतृत्व करना है तो पहले ही आ गए भाव, उसके बाद आपके दल से जुड़ने की योजना कि आपको किस दल की विचारधारा अच्छी लगती है, कौन सा दल राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे जनता के क्षेत्र में हो, चाहे लोगों की सेवा के क्षेत्र में हो, कौन आगे काम कर रहा है और किससे मेरे भाव मिलते हैं, उसका चयन करना। उसके बाद लगातार जन सेवा के कार्यों में प्रगति करना। आप ये सोचे कि मेरे को नेता बनना है तो मैं आज कर लूँ, कल मुझको नहीं करना पड़ेगा या बनने के बाद मुझको नहीं करना पड़ेगा। तो ये राजनीति में वही आए जिसको प्रतिदिन ये करने में कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो वो नेता बनने के योग्य है। उसमें आपको किसी भी प्रकार के उससे आने की ज़रूरत नहीं है कि आपको छात्र नेता होना चाहिए या कोई बैकग्राउंड होना चाहिए। आपके अंदर वो भाव होना चाहिए जिससे आप शुरुआत कर सकें। ठीक है, तो मैं यहीं से दीपू भाई से, भैया से पूछता हूँ कि इन्होंने कहा है कि राजनीति यही नहीं है कि आप एक बार आए और बन गए फिर उसके बाद नहीं करना पड़ेगा। आपको अभी मैं देख रहा हूँ, आप सामाजिक तौर पर काफ़ी एक्टिव हैं और युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो आप युवाओं को किस तरीके से बोलते हो कि वो
क्यों राजनीति में आए, मतलब उनको राजनीति में क्यों आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है इस क्यों का उत्तर नहीं पता है लोगों को। राजनीति में आना सबको है, लोग काफिला देख लेते हैं, लोग पॉपुलैरिटी देख लेते हैं कि ठीक है भैया का फ़ैन है, मैडम का फ़ैन है, ये सारी चीज़ें पॉपुलैरिटी देख लेते हैं, लेकिन वास्तविकता क्यों हमें यूथ को बताना चाहिए कि वो आखिर क्यों राजनीति में आए, देश के लिए ये क्यों ज़रूरी है। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के योग्य समझा, क्योंकि मैं युवा राजनीति का एक ऐसा हिस्सा हूं जिसको आमतौर पर पसंद नहीं किया जाता, जो लेगेसी राजनीति में चलती है, विरासत जिसको कहते हैं, आमतौर पर लोगों की उसके प्रति एक अच्छी धारणा नहीं होती। मैं यही कहूँगा कि वर्तमान में राजनीति में जो युवा वर्ग है उसको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग है आदरणीय प्रतिमा जी, उसके उदाहरण के रूप में यहाँ पर बैठी हैं, और एक दूसरा भाग जो है उसके उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर बैठा हूँ। एक विरासत और एक ज़मीन से उठकर जो युवा आगे बढ़ता है। निश्चित रूप से ज़मीन से उठकर जो युवा आगे बढ़ता है उसके प्रति मेरी भी बहुत ऐसी धारणा है कि मैं उसको अपने से हमेशा बेहतर मानता हूँ, क्योंकि हमें शुरू से शुरू नहीं करना पड़ा, शून्य से शुरू नहीं करना पड़ा, हमने 10 से शुरू किया। एक कोई सामान्य व्यक्ति जब शुरू से शून्य से शुरू करेगा तो उसे बहुत अटूट मेहनत की आवश्यकता है। तो मैं हमेशा प्रतिमा जी जैसे युवाओं को अपने से ज़्यादा बेहतर मानता हूँ, योग्य मानता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत धारणा है। अब बात आती है कि युवाओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि युवाओं को राजनीति में क्यों नहीं आना चाहिए। जब आज देश की आबादी सबसे ज़्यादा युवा है और सबसे बड़ा वर्ग अगर राजनीति में हिस्सेदार नहीं बनेगा तो आप राजनीति की दिशा खुद समझ लीजिए कि वो कहाँ जाएगी। राजनीति के भी दो पहलू हैं, एक जनप्रतिनिधि के रूप में युवा राजनीति में बैठा हुआ है, और एक वो वर्ग युवाओं का जो उन्हें जनप्रतिनिधि बनाने में सहायक हो रहा है, यानी वोटर। ये दोनों ही लोग इस देश की राजनीति में एक बड़ा अहम पार्ट अदा करते हैं। जोखिम लेने का मद्दा आप में है, साहस करने का मद्दा आप में है, नवाचार करने का मद्दा आप में है। देश के लिए कुछ बेहतर आप कुछ करना चाहते हैं, समाज के लिए बेहतर कुछ करना चाहते हैं, तो आपको राजनीति में आना ही चाहिए। फिर घर में आपकी जगह नहीं है। अगर आपका मन कहता है कि किसी पीड़ित की मदद करो, किसी गरीब की मदद करो, किसी मजदूर की, किसी मजलूम की, किसी असहाय की सेवा करो, तो फिर घर पर बैठने का आपका अधिकार नहीं है, आपको राजनीति में आना चाहिए। ये मेरा मानना है। तो युवाओं को देखिए, युवा बहुत भावुक होते हैं, आप जानते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो भाव शून्यता आती जाती है मन में। युवा भावुक होता है और यही भावना संवेदनशीलता पैदा करती है मन में। अगर आज का युवा संवेदनशील नहीं होगा तो निश्चित रूप से हमारा देश भी संवेदना से हीन हो जाएगा। संवेदनशील लोग अगर राजनीति में आते हैं तो आम आदमी की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो युवा राजनेता होता है, जो युवा नेता होता है, वो बहुत ज़्यादा वोटों को तरजीह नहीं देता, वो मुद्दों को तरजीह देता है कि गरीब के मुद्दे क्या हैं, मजदूर के मुद्दे क्या हैं, मजलूम के मुद्दे क्या हैं, जो पीड़ित लोग हैं उनके मुद्दे क्या हैं। हमें हर हाल में उन मुद्दों को सुलझाना है, उनकी समस्याएं खत्म करनी, भले ही हमें कुछ वोटों का नुकसान हो जाए। वोट बैंक आप जिसको कहते हैं। तो युवाओं को इसलिए राजनीति में आना चाहिए कि देश की जो बड़ी बड़ी समस्याएं कई कारणों से सुलझ नहीं पा रही, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो वोट बैंक ही है कि इसका निर्णय हम करेंगे तो हमारा वोट बैंक नाराज ना हो जाए। युवा जब राजनीति करेगा, युवा जब जनप्रतिनिधि होगा, युवा जब निर्णय करने की योग्य क्षमता रखते हुए उस पद पर होगा, तो निश्चित रूप से वह देश का सोचेगा, वोट बैंक का नहीं सोचेगा। सही कहा आपने कि अगर युवा चाह ले तो बड़े से बड़े काम को, बड़े से बड़े हवा के रुख को मोड़ सकता है। और इसके ताज़ा उदाहरण हम प्रतिमा जी को देख रहे हैं, जो अपना पहला उपचुनाव करीब 21,000 वोटों से हारी थी, 12,000 वोटों से हारी थी, और दूसरा जो उन्होंने अभी चुनाव लड़ा था पिछला 2023 में, तो तिगुने मार्जिन से 3 गुने से ज़्यादा वोटों से जीती थी। और इसके पीछे भी बड़ी वजह वो बताती हैं। तो हम आते हैं कि मैडम, राजनीति में युवा राजनीति की तो बात हो गई है, अब बात होती है महिला राजनीति की,
क्योंकि युवा राजनीति तो कैसे भी संघर्ष में बढ़ी जाएगी, लेकिन जहाँ उस राजनीति में महिला शब्द की एंट्री होती है या किसी महिला की एंट्री होती है, वहाँ और ज़्यादा समस्याएं साथ में आती हैं। तो उन चुनौतियों को आप किस तरीके से देखती हो? देखिए, महिला होने के नाते संघर्षशील जीवन बचपन से मिलता है, और जिसको जीते हुए हम कहते हैं कि महिलाएं बहुत सशक्त होती हैं, और घर से उसकी शुरुआत होती है कि चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे निर्णय लेने की क्षमता हो, घर के निर्णय वही लेती हैं और वो बिल्कुल ऐसे सटीक होते हैं कि उसमें 1% की भी गुंजाइश नहीं होती कि जिसमें त्रुटि होगी। तो जब राजनीति की बात करते हैं तो उसमें महिला का आना निश्चित तौर पर बहुत आवश्यक है। जब वो घर चलाने का सुनिश्चित करती हैं और घर बखूबी चला सकती हैं, तो देश चलाने की बात बिल्कुल स्वीकार होती है, क्योंकि देश में इन्हीं लोगों को और इसी तरह की व्यवस्थित तरीके से चलाना होता है। नारी स्वयं में शक्ति का उदाहरण होती हैं, और मात्र उनको एक अवसर मिलने से या उनके अंदर ऐसा करने की क्षमता है, और उस क्षमता को अगर वो पहचान लेती हैं तो कहीं ना कहीं वो हर एक हिस्से में या हर एक जगह सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देती हैं और सबसे अच्छा करके दिखाती हैं। कोई भी क्षेत्र आप उठा लीजिए, राजनीति का तो है ही, पर अन्य कोई भी क्षेत्र या विभाग उठाइए, जहां महिलाओं को यदि मौका मिला है, अवसर मिला है, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, इवन बेस्ट करके दिखाया है। इसलिए मैं कहती हूँ कि संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है और उसको सहजता से स्वीकारना चाहिए। आपने कहा हारने के बाद आदमी टूटता है, और जब टूट के खड़ा होना होता है तो वही आपकी असली परीक्षा होती है। यदि आपको समाज तोड़ता है और आप टूट जाते हो तो आप नहीं खड़े हो सकते, लेकिन जब आप दुगनी ऊर्जा के साथ खड़े होते हैं तो वो आपको सफलता तक ले जाता है। मैंने हारने के बाद का जो सफ़र है वो केवल 4 पंक्तियों से तय किया था कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता और छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। आदरणीय अटल जी की ये पंक्तियाँ थी, और ये अटल जी की पंक्तियाँ में आज यहाँ बैठी हूँ तो सिर्फ इन्हीं पंक्तियों की वजह से, क्योंकि हार के बाद हर दिन आपको निकलना और लोगों के पास जाना और इस तरह जाना कि आपने उस हार को स्वीकारा है, और वो हार नहीं थी, मेरे लिए ताकत थी, क्योंकि मैं पहली बार चुनाव लड़ी, और पहली बार चुनाव लड़ने पे अगर 60,000 लोगों का समर्थन आपको मिलता है, अगर आप पॉजिटिव थिंकर हो तो अगर 60,000 लोगों का समर्थन आपको मिलता है तो वो आपकी ताकत हो जाती है। और ये आप मान लीजिए कि आपके पीछे 60,000 लोग ऑलरेडी खड़े हैं, अगली चुनौती आपको सिर्फ उस 60,000 के प्लस जाने की है, जिसको आपको ये 60,000 लोग के साथ पार करना है। इसलिए वो ताकत, वो ऊर्जा मिलती है और उसके साथ काम करते हैं। मैंने 12,000 से उसी विधानसभा में चुनाव हारा है, और उसी विधानसभा के लोगों ने 36,000 प्लस वोटों से मुझे जिताया है। मात्र आपके प्रयास करने की आवश्यकता होती है और कुछ नहीं। तो बात हो रही है प्रयास की। दीपू भैया, आप पे जो कहा जाता है या आपने अभी खुद ही स्वयं कहा है, तो आप राजनीति में परिवारवाद को किस तरीके से देखते हो? कि क्या परिवारवाद होना मतलब परिवारवाद का जो ठप्पा लगा दिया जाता है उससे कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कई ऐसे सवाल पैदा होते हैं जिन सवाल में आप कहीं भी नहीं हो, लेकिन वो सवाल आपके परिप्रेक्ष्य में इसलिए रख दिए जाते हैं क्योंकि आप सिर्फ एक उस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। मैंने परिवारवाद के फ़ायदे भी देखे हैं और परिवारवाद के नुकसान भी उठाए हैं, इसको मैं डिनाई नहीं करूँगा। मैं सन 2002 से सामाजिक क्षेत्र में राजनीति कर रहा हूँ। जब 12th क्लास में था तो उस समय से पिताजी के सामाजिक कार्यों में हाथ बटाना मैंने शुरू किया था, और सन 2007-8 से मैंने भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा के माध्यम से काम शुरू किया, फिर प्रदेश उपाध्यक्ष। ये सारी चीज़ें मेरी चलती आई।
मैं शुरू से ऐसे परिवारवाद के खिलाफ में हूँ जहाँ पर पैराशूट से लैंडिंग होती है। आप लंदन में पढ़ते हो, दिल्ली में पढ़ते हो, कभी क्षेत्र में आपका आना जाना हुआ नहीं, आपके परिवार के वरिष्ठ राजनीति में हैं और उनका अब समय ढल रहा है तो उन्हें अपने बच्चों की चिंता हुई, उन्होंने उन्हें स्थापित करने का प्रयास किया और लंदन में पढ़ने वाले किसी व्यक्ति को, अपने बच्चे को, बेटे को या बेटी को, भतीजे या भतीजी को लाकर अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर बिठा दिया और कह दिया कि ये हमारा उत्तराधिकारी है, अब ये हमारी राजनीति संभालेगा। यह राजनीति का बहुत ही निम्न स्तर है और न जाने कितने कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाता है और न जाने कितने अच्छे कार्यकर्ताओं के हक को भी मारता है, ऐसा मेरा स्वयं का मानना है। लेकिन एक युवा अपने परिवार की विरासत को आगे लेकर जा रहा है और स्वयं कार्यकर्ता के रूप में अपने क्षेत्र में, अपनी पार्टी में 2-5 साल नहीं, वर्षों से काम कर रहा है और कहीं ना कहीं पार्टी ने जब जब उसको अपनी जवाबदारी सौंपी है तो उसने उसे पूर्ण करने का, पूरे प्रण प्राण से करने का काम किया है। कभी भी अपने किसी कार्य से अपने परिवार के लोगों पर आक्षेप नहीं लगने दिया। तो अगर ऐसा कोई युवा राजनीति में आगे बढ़ता है तो ऐसे लोगों का स्वागत होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर उनका स्वागत नहीं होगा, कि उन्हें केवल किसी धारणा के दृष्टि से देखा जाएगा, तो फिर उनके साथ नाइंसाफ़ी है। अब बात आती है कि परिवार की जब विरासत आपके कंधों पर होती है तो बहुत सारी जवाबदारियां भी आपके ऊपर होती हैं। आपकी तुलना किसी सामने वाले व्यक्ति से नहीं होती, आपके दुश्मन से नहीं होती। सदैव आपकी तुलना आपके परिजनों से होगी। अगर जैसे मेरे पिता राजनीति में हैं तो मैं कहीं भाषण दूंगा तो सामान्य रूप से वहाँ के लोग मेरी तुलना मेरे पिता के माध्यम से करेंगे कि पिता अच्छा भाषण देता है या बेटा अच्छा भाषण देता है। मैं राजनीति में किसी प्रकार का कोई कार्य करूंगा, कार्यक्रम करूंगा तो सदैव मेरी तुलना मेरे पिता से होगी। ये एक बड़ी ऐसी परिस्थिति हम लोगों के सामने आती है जिसका हमारे पास कोई जवाब भी नहीं है और इसका हम कुछ कर भी नहीं सकते। आपके किए हुए कार्यों को सदैव आपके पिता से जोड़कर देखा जाता है। अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपका कुछ नहीं होगा क्योंकि आप पद पर नहीं हो, आपके पिता के ऊपर भी वह आक्षेप लगाए जाएंगे और उनको एक प्रकार से कटघरे में खड़ा किया जाएगा। तो सदैव हम लोगों को रिस्क लेना है कि नहीं लेना, और हम जिस चीज़ को करना चाहते हैं उसमें अगर हम कदम बढ़ाते हैं, अगर वह चीज़ फेल होती है तो केवल मैं फेल नहीं होऊंगा, उसका आक्षेप मेरे पिता पर भी लगेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो मैंने स्वयं भी भोगी हैं और कई चीज़ों को मैं करने से डरा भी हूँ, कई निर्णय लेने से डरा हूँ, कई कदम उठाने से डरा हूँ। निश्चित रूप से कई बार जब मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने वह कदम उठा ली होते, अगर वह रिस्क ले लिया होता तो निश्चित रूप से आज मैं यहाँ पर इस रूप में नहीं बैठा होता, कुछ अलग स्वरूप में आप मेरा यहाँ पर पहचान, मेरा इंट्रोडक्शन लोगों से करा रहे होते। लेकिन अच्छी बात है कि मेरे कारण कभी मेरे पिता को नीचा नहीं देखना पड़ा है। यह एक पुत्र के रूप में मैं अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ और सदैव पिता के लिए भी एक गर्व की बात होगी, खासतौर से राजनीति में, क्योंकि राजनीति में ऐसे ढेरों नहीं हजारों लाखों उदाहरण भरे पड़े हैं कि परिजनों के कारण एक अच्छे खासे सज्जन नेता को भी नीचे देखना पड़ता है और 10-20 साल की 30 साल की उसकी राजनीतिक जीवन जो उसने निश्चल होकर जिया, निष्काम होकर जिया, निष्कलंक होकर जिया, उसके परिजनों के दुर्व्यवहार के कारण या गलत कामों के कारण उनकी पूरी राजनीति खराब हो जाती है। तो मैं सदैव युवाओं से जो राजनीति में आना चाहते हैं, ऐसी विरासत के वारिस हैं, उनसे मैं सदैव ये कहता हूं कि आप लोगों पर जवाबदारी ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि यहाँ पर 2 लोग फेल होंगे, एक व्यक्ति फेल नहीं होगा। एक व्यक्ति वो फेल होगा जिसने वो कार्य किया है और दूसरा अनजाने में वो व्यक्ति फेल होगा जिसने अपना पूरा जीवन निष्कलंक होकर दिया और बिना किसी दोष के उसको इस प्रकार के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए मैं सदैव जो युवा राजनीति में आ रहे हैं, जो किसी ना किसी परिवार से, राजनीतिक परिवार से जुड़े हैं, मैं सदैव उनसे कहता हूं कि जो काम आपके पिता ने नहीं किए, एक ध्येय वाक्य अपना बना लेना, जो काम आपके पिता ने नहीं किए वो काम आपको भी नहीं करना है। क्या बात, जो काम आपके पिता ने नहीं किए
वो काम आपको भी नहीं करना, और ये आज के युवाओं को समझना चाहिए, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। अब हम आते हैं मैडम आप पे। जैसे अभी दीपू भैया ने कहा कि कई सारे ऐसे निर्णय हैं जो वो ले सकते थे लेकिन लिए नहीं। आप पहली बार की मंत्री हैं, 35 साल की उम्र में आप राज्य मंत्री बन गई हैं। आपके सामने अभी पिछले 1 साल में ऐसे कोई घटनाक्रम आए हैं कि मंत्री होने के नाते वो निर्णय आप ले सकती थी, लेकिन पहली बार का जो ये आप पे भी लगा है कि अभी नई नई मंत्री हैं, एकदम से कोई बड़ा डिसीजन कर लेंगे तो सभी बोलेंगे कि भाई अभी देखो ये 4 दिन नहीं हुए हैं और इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। तो आपके सामने भी ऐसे अभी कोई घटनाक्रम आए हैं? फिलहाल तो ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं आया है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हम युवा हैं, हमारे अंदर ऊर्जा है, काम करने की क्षमता है और कहीं ना कहीं नया दृष्टिकोण भी है। लेकिन कहते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं या हमसे बड़े हैं, उनका एक राजनीतिक अनुभव हो चाहे ज़िंदगी का अनुभव हो, वो बहुत बड़ा होता है। कभी कभी जल्दबाजी में या बिना सोचे समझे लिए गए निर्णय हमारे लिए भी घातक हो सकते हैं और हमारे लॉन्ग टेन्योर के लिए भी घातक हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई भी निर्णय आपसे जो बड़े हैं, जो ज़्यादा अनुभवी हैं, उनसे लेना है तो आप पूछ करके लें या उनसे समझ कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आगे आपको उन निर्णयों में सफलता भी मिलेगी और आपका दृष्टिकोण हो सकता है उस चीज़ को लेकर जैसा हो, उसमें कुछ नया भी आ सकता है और कुछ हटाया भी जा सकता है और जिसको लेकर आपकी क्षमता जो है उसमें वृद्धि होगी। तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ आया नहीं है, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मैं जिन मंत्री के साथ काम कर रही हूँ वो स्वयं कैलाश जी हैं। तो उनका संगठन का हो चाहे राजनीति का हो एक लंबा अनुभव है और उनके माध्यम से बहुत कुछ सीखते हुए कामों को अभी सीख रहे हैं। लर्निंग स्टेज है, स्वयं का भी एक निर्णय रहता है जिसको हम लोग कहीं ना कहीं उनके साथ साझा करते हैं और उसके माध्यम से उन चीज़ों को रखते हैं उचित पटल पर, उचित मंच पर और उचित होने के बाद उस निर्णय पे हम जाते हैं। तो वो पहले एक डिस्कशन का पॉइंट होता है, उसके बाद हम उसको साझा करते हैं। तो दीपू भैया, डिस्कशन की बात उठी है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पिछले इतने सारे 2002 से अभी तक आप जो समाज सेवा कर रहे हैं, तो पिताजी से कभी ऐसा डिस्कशन हुआ है जो निर्णय की आप बात कर रहे हैं, कोई हार्ड डिस्कशन हुआ है? फिर वहाँ से आपको क्या सलाह मिली है? क्योंकि आप उनका काफ़ी लंबे समय का अनुभव रहा है राजनीति में, तो क्या वो बड़ी सलाह आपको अभी तक लगी है पिताजी से जो आपको लगा है कि आने वाले भविष्य की राजनीति में आपके आजीवन काम आएगी? भगवान की कृपा से आज तक तो कभी हार्ड डिस्कशन मेरे पिताजी से नहीं हो पाया और मैं सदैव यही चाहूँगा परमात्मा से कि मेरी बुद्धि ऐसी बनाए रखना कि कभी पिताजी से इस प्रकार का कोई, उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई गुस्ताखी भूल कर भी सपने में भी मुझसे ना हो। बाकी अपना जीवन, राजनीतिक, ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, राजनीतिक प्राथमिकता नहीं है मेरी। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता मेरे पिताजी का सहयोग ही है जो मैं क्षेत्र में करता हूँ। और काफ़ी लंबे समय से मैंने जो उनके सोशल वर्क हैं उन चीज़ों को आगे लाने का काम प्रारंभ कर दिया है, उनको और बेहतर बनाने का काम प्रारंभ कर दिया है। जैसे कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है तो पूरा बैकग्राउंड आपने देखा होगा। राजनीति से ज़्यादा एक लंबे समय से मेरी अब इच्छा समाज सेवा में ही है, किस तरीके से मैं क्षेत्र के लोगों की ज़्यादा बेहतर सेवा कर सकता हूँ। एक सीख जरूर मेरे पिताजी ने सदैव मुझसे दी है और उसको मैं अपना ध्येय वाक्य भी मानता हूँ। उन्होंने हमेशा कहा, बेटा बाप के नाम का सहारा तो कमज़ोर लोग लिया करते हैं, ये उनका हमेशा से मेरा कहना रहा है। तो मैं हमेशा से यह प्रयास करता हूँ कि मेरे कामों के माध्यम से अगर मेरी पहचान बन सके तो वह मेरे लिए बड़ा बेहतर होगा, ना कि मेरे पिता के नाम से मेरा नाम जाना जाए। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया, इतनी बड़ी लेगेसी उनकी है, अपनी विरासत है। लेकिन मेरा स्वयं का यही है कि मैं अपने कामों के माध्यम से लोगों के मन में, उनके हृदय में जगह बना पाऊँ, इस बात का मेरा प्रयास रहता है।
और जब राजनीतिक कार्यक्रमों के विषय में या क्षेत्र की बातें होती हैं तो निश्चित रूप से हमारी बातचीत होती है, उनके सुझाव हमें मिलते हैं, उन सारे सुझावों को हम लोग मानकर कार्यक्रम को बेहतर करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, नई नई योजनाएं लाते हैं, नवाचार अपने क्षेत्र में करते हैं। क्योंकि राजनीति में अनुभव की कोई काट नहीं है। अभी अपन युवा राजनीति की चर्चा जरूर कर रहे हैं, उस अपना बातचीत कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में युवाओं के जोश पर सदैव बुजुर्गों का अनुभव भारी पड़ता है, ये आप भी मानते हो। और राजनीति की कोई किताब नहीं है कि अपन ने पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन पढ़ लिया है और हम राजनीति सीख गए। राजनीति की कोई किताब नहीं है। राजनीति में अनुभव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जिसको जितना ज़्यादा अनुभव होता जाता है वह राजनीति में उतना निपुण होता जाता है। क्या बात। तो आपके माता पिता की सलाह, आपके वरिष्ठों की सलाह जब भी आपको मिले, मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूँ, इसमें आपके माता पिता भी शामिल हैं अगर वह राजनीति में है, या आपके वरिष्ठ पार्टी में वरिष्ठ हैं, आपके क्षेत्र में वरिष्ठ हैं, संगठन की राजनीति करने वाले हैं, चुनावी राजनीति करने वाले हैं, अगर ये कोई आपको सलाह देते हैं तो उन्हें अपने ईगो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए कि ये हमें कैसे सलाह दे सकता है, हम तो इनसे बड़े हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। अगर कोई सलाह आपको कोई देता है तो निश्चित रूप से उस सलाह को परख कर हमें इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, उसके पहले उसको परख लीजिए। अगर मैं ये भी कहूँगा कि हर राजनेता के पास अच्छे सलाहकार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छे सलाहकार नहीं है तो आप राजनीति कभी कर नहीं पाओगे, और अगर आपके पास बुरे सलाहकार हैं तो आपका मतलब खात्मा ही मान लो, आत्महत्या मान लो आपकी राजनीति में। इसलिए सदैव अच्छे सलाहकार किसी भी स्तर के राजनेता के पास सदैव होने चाहिए। ज्यों ज्यों आपका राजनीति में स्तर बढ़ता जाए, विषय विशेषज्ञों को आप अपने साथ रखिए, अनुभवी लोगों को अपने साथ रखिए जो आपको उचित समय पर उचित सलाह दे सकें। ये मेरा युवाओं से भी विशेष रूप से कहना है कि बुजुर्गों की सलाह सदैव काम में आएगी। राजनीति में अगर आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ जामवंत जी जैसे लोगों का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये बात तो सत्य है कि मनुष्य जीवन में जिस व्यक्ति के साथ जामवंत जी का साथ है तो वो उसको तो साक्षात उसकी नैया पार हो जाती है। तो मैडम, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि हार के बाद जीत का जो अनुभव आपको मिला है और पहली बार में ही आप मंत्री बनी हैं, तो इस 1 साल के कार्यकाल में क्या कुछ वो बड़ी उपलब्धियां रही हैं आपके कार्यकाल की, जो क्षेत्र के लोगों को एक विधायकी मिला है? जब आप बोलती हो कि सब आपको बेटी मानते हैं, तो बेटी के रूप में आप सीधी मंत्री मिल गई है, तो वो क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं क्षेत्रीय लोगों के लिए? देखिए, क्षेत्रीय लोगों का गौरव बढ़ा है। पहली उपलब्धि, आज क्षेत्र में जाने में लोग खुद को गौरवान्वित कहते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि हमने अपनी बेटी को उस जगह भेजा है और आज इतने उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं कि आज हम लोग को गर्व होता है। और स्वाभाविक है, हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, और आगे बढ़े जब तरक्की करते हैं तो माता पिता को बहुत खुशी होती है। और मेरी विधानसभा मेरा परिवार है और मैं खुद को वहाँ की बेटी मानती हूँ और वो भी मुझे बेटी के स्वरूप में ही मानते हैं। इसलिए उनको गर्व होता है कि हमारी बेटी आज इतने उच्च स्तर पर है, अच्छे काम कर रही है, और जिससे हमें गर्व है। और अपनी विधानसभा को लेकर के आगामी जो मैंने सोचा है उसमें उसको विकसित विधानसभा के स्वरूप में ढालने को लेकर बहुत सारी कामों को वहाँ पर प्रयास हैं जो बड़े हैं, उनके लिए तैयारी की हुई है कि उनको हम धरातल पर उतार सके। और छोटे छोटे कामों को लेकर के जो हमारी विधानसभा की एक बहुत बड़ी समस्या थी, उन समस्याओं को सुलझाया है, जिससे कि क्षेत्र में काफ़ी खुशी है। और उनको ये एक चीज़ का और बहुत खुशी महसूस होती है कि मंत्री बनने के बाद भी एक लोगों के अंदर जो प्राउड आता है वो कहीं नहीं आया। आज भी जिस तरह से वो सौहार्द से और सिंप्लिसिटी के साथ मुझसे मिल सकते थे वो आज भी है। जनसंपर्क आज भी उसी तरह है। आपकी बेटी आपके घर तक आज भी जाती है और उनके सुख दुख में आज भी वैसे सम्मिलित होती है जैसे कि पहले था। इसलिए राजनीति में आने के बाद से लेकर उच्च सीढ़ी तक पहुंचने तक किसी भी प्रकार का स्वभाव में परिवर्तन नहीं आया है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी ऊंचाई तक ले जाए, लेकिन
उसमें ये सिंप्लिसिटी हमेशा बनी रहे और ये स्नेह लोगों का इसी तरह बना रहे ताकि बढ़ने में वो ऊर्जा मिलती रहे। और मुझे लगता है कि सबके साथ यही होगा, जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनको जनता का स्नेह और जनता की ताकत ही उच्च स्तर तक पहुंचाती है और वहाँ पर मेंटेन भी रखती है। इसलिए वो स्नेह और वो प्रेम जनता का मेरी ताकत है, वही मेरी पहचान है। तो अब मैं दीपू भैया आपसे आखिरी सवाल करता हूं और मैं आपसे वर्तमान परिवेश का एक सवाल जानना चाहता हूं, आपकी ओपिनियन उसमें जानना चाहता हूं, क्योंकि आज का जो युवा है वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया है। तो क्या राजनीति सोशल मीडिया के दम पे चल सकती है कि राजनीति जो आप जिस तरीके से बोल रहे हो कि 2002 से आज इतने वर्षों से आप करते आ रहे हैं, फिर भी कई सारे सवालिया निशान उठा देते हैं कुछ लोग, तो सोशल मीडिया की राजनीति होनी चाहिए या धरातल की, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, राजनीति में वर्तमान में जो पार्टीगत दलगत राजनीति होती है और एक चुनावी राजनीति होती है, दोनों में थोड़ा अंतर है। एक संगठन की राजनीति होती है जिसमें कार्यक्रम आते हैं, उसमें आपको ज़्यादा चुनाव जैसा सिस्टम नहीं है। एक चुनावी राजनीति होती है जिसमें वोटर से आपका इंटरेक्शन होता है और हार जीत होती है। सोशल मीडिया की दम पर कहीं ना कहीं थोड़ी हद तक, बहुत ज़्यादा हद तक तो नहीं, संगठन की राजनीति हो सकती है। उसमें आप अपनी पहचान बता सकते हो, आपके किए हुए कार्य बता सकते हो। लेकिन चुनावी राजनीति अगर आपको करनी है तो सोशल मीडिया एक सहयोगी हो सकता है, लेकिन आप उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। वर्तमान का एक उदाहरण आपको बताता हूँ। श्रीमान अवध ओझा जी सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रसिद्ध थे और मिलियंस में उनके फॉलोअर्स थे। उन्होंने अभी वर्तमान में दिल्ली में चुनाव लड़ा और हार गए। अगर सोशल मीडिया किसी को चुनाव जिता सकता तो निश्चित रूप से अवध ओझा सर कभी चुनाव हारते नहीं। लेकिन चुनावी राजनीति का गणित अलग है। आपको अभी भी अपने गांव देहात में, चूंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति करता हूं, तो एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो मोबाइल नहीं चलाता, बुजुर्ग वर्ग। उनके हाथ में सोशल मीडिया नहीं है। उनके हाथ में सोशल मीडिया है, बुजुर्गों के हाथ में नहीं। लेकिन जब आप चुनावी राजनीति करोगे तो आपको युवाओं का भी साथ चाहिए पड़ेगा, बुजुर्गों का, वरिष्ठों का, महिलाओं, सभी का साथ आपको चाहिए पड़ेगा। युवा कहीं ना कहीं आपके लिए सोशल मीडिया एक माध्यम बन सकता है उनसे जुड़ने का। लेकिन मैं युवाओं को जिस प्रकार से देख रहा हूं तो वो लोग भी अब केवल आपके सोशल मीडिया के कारण से, जिस पर काम जो चल रहे हैं उसके कारण से आप प्रभावित नहीं हो रहे। युवा भी बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, वो भी लोगों को देखता है, परखता है। और जब आप उनसे मिलोगे तो केवल अपनी सोशल मीडिया की छवि के कारण वो आपको वोट दे देंगे, आपको पास कर देंगे, अब ऐसा संभव नहीं। सोशल मीडिया एक माध्यम हो सकता है राजनीति में पहचान बनाने का, लेकिन जिताने का माध्यम चुनाव सोशल मीडिया ना कभी था और ना कभी होगा और ना कभी होना चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। अगर आप सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहकर लोगों को इन्फ्लुएंस करने का काम करेंगे, अच्छा या बुरा, तो पर्सनली आप लोगों से कभी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। एक बहुत बड़ा वर्ग आपसे सदैव अछूता रहेगा। तो मैं उन सारे युवाओं को यह भी सलाह देना चाहता हूं कि सोशल मीडिया पर डिपेंडेंसी मत करो। सोशल मीडिया एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, उसे हम एज अ कम्युनिकेशन के माध्यम की तरह ही यूज़ करें और उस पर डिपेंड मत होइए। मैंने एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको रिसेंटली अवध ओझा जी का दिया है। तो यह सारी चीज़ें एक नज़ीर के रूप में हमारे सामने धीरे धीरे बनती जा रही हैं। तो मैं सभी ऐसे युवा जो राजनीति में, चुनावी राजनीति में आना चाहते हैं, उनसे यही कहूँगा कि पर्सनली आपके जितने अच्छे कॉन्टैक्ट्स लोगों से होंगे वह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट देंगे सोशल मीडिया की तुलना में। ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री प्रीतिमा बागरी जी और युवा भाजपा नेता अभिषेक दीपू भार्गव जी, जिन्होंने युवाओं को राजनीति में आने के जो कई सारे सुझाव दिए, टिप दिए और किन बिंदुओं पर आपको काम करना है, किन बिंदुओं के पर आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातों पर आज हमने उनसे चर्चा की और उनके राजनीतिक अनुभव को जाना। अभी तक जो राजनीतिक अनुभव है उनको हमने जाना। नमस्कार, धन्यवाद प्रीतिमा जी, धन्यवाद अभिषेक जी।